क्लास 12 इलेक्ट्रिक करंट की ये थर्ड क्लास है और इसमें अपन बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। पिछली क्लास में अपन ने इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस किए थे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आज अपन बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में भी ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट फिजिकल पैरामीटर्स, एट कांस्टेंट फिजिकल पैरामीटर्स, जो करंट फ्लो होता है एक वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। करंट फ्लोइंग अक्रॉस अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो करंट किस पे डिपेंड करता है? आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो आई प्रोपोर्शनल किसके हो गया? आपके वी के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है ना, आई प्रोपोर्शनल क्या हो गया आपके पास में? वी हो गया। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1/I प्रोपोर्शनल 1/V, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो V प्रोपोर्शनल क्या हो गया आपके पास में? I हो गया। ये जनरली आप बुक्स में लिखा देख दो, लेकिन जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो ये है कि I प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए आपके पास में? V होना चाहिए। यहां से कोई दिक्कत है यहां पे? बोलो। ठीक है, जैसे मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो V इक्वल्स टू आर आई। आर को बोलते हैं अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो R इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में? V/I के बराबर हो गया। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे बाद के अंदर। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट फिजिकल पैरामीटर्स करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। आई प्रोपोर्शनल V, 1/I लिखा, उसको 1/V लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया? सोल्व कर दिया। अब मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं I और V के बीच में, इधर I ले लूं इधर ले लूं V, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है ना, अब मैं अगर इस स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट के बारे में बात करूं या स्लोप के बारे में बात करूं, स्लोप, और स्लोप होता है आपके पास में y/x के बराबर होता है, तो स्लोप हो जाएगा आपके पास में I/V, और ये हो जाएगा आपके पास में 1/R। R इक्वल्स टू कितना है? R इक्वल्स टू कितना है? V/I। तो I/V को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/R लिख सकते हैं। ये तो ग्राफ है बिटवीन I एंड V, करंट एंड वोल्टेज। ऐसे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं वोल्टेज एंड करंट के बीच में, तो भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और इसका जो स्लोप है, स्लोप वो क्या होगा? y/x के बराबर, तो V/I के बराबर, और यहां से क्या क्या मिलेगा आपको? रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ध्यान दें, जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको 1/R मिलेगा, जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। जब आप इस सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस R की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? ओम्स लॉ समझ में आया? अब मैं बात करता हूं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, देखो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ की, ओम्स लॉ का डेरिवेशन कर लेते हैं अपन। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमको पता है, वी नो दैट I इक्वल्स टू कितना होता है? NEAVD, ये अपन ने निकाला है। और हमको पता है एंड
और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और आई इक्वल्स टू आई अपॉन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, एन ई वी डी हो जाएगा। करंट अपॉन एरिया किसके बराबर होता है आपके पास में, करंट डेंसिटी के बराबर होता है। तो जे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन ई वी डी। ये आपको मिल गई करंट डेंसिटी मिल गई। ठीक है, ये जो डेरिवेशन कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। और हमको पता है एंड वी नो दैट, दूसरी चीज जो हम जानते हैं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो होती है ई टी अपॉन एम इंटू ई के बराबर, और जो आपका ई होता है वो होता है वी अपॉन एल के बराबर होता है। ठीक है ना, जो आपका ई होता है वो किसके बराबर होता है, आपके वी अपॉन एल के बराबर होता है। या अभी आप वैल्यू रखो वी डी की, हेंस जे इक्वल्स टू कितना हो गया, एन ई टी अपॉन एम इंटू ई। तो क्या मिला, जे इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टी अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई मिल गया। ठीक है ना, अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं अपन कंडक्टिविटी। एन ई स्क्वायर टी अपॉन एम एक कांस्टेंट है और इसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। तो एन ई स्क्वायर टी अपॉन एम को रिप्रेजेंट करते हैं अपन सिग्मा से। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, सिग्मा होता है। रजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, आपका कंडक्टिविटी होता है। हेंस जे इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा ई हो गया है। अभी तक देखो क्या किया अपन ने, ये इक्वेशन नंबर 2 क्या किया है, ये हमको पता था आई इक्वल्स टू एन ए बी डी होता है, एरिया से डिवाइड कर दिया। करंट अपॉन एरिया को मैं बोलता हूँ करंट डेंसिटी, वीडी का ये फॉर्मूला होता है, वीडी को वहां पे रखा, जो कांस्टेंट टर्म थे उसको क्या बोल दिया मैंने, सिग्मा बोल दिया। तो जे इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा ई हो गया। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत है। ठीक, अब मेरे को चाहिए डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ चाहिए। मेरे को क्या निकालना है, ओम्स लॉ निकालना है। यहाँ पे मेरे को पता है E इक्वल्स टू होता है आपके पास में V अपॉन एल के बराबर। तो मैं E की जगह कितना रख दूंगा, V अपॉन एल रख दूंगा। सिंस E इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में, V अपॉन एल होता है, और एंड J इक्वल्स टू कितना होता है, I अपॉन ए होता है, यही होता है। तो J की जगह तो रखो I अपॉन ए इक्वल्स टू सिग्मा को एज इट इज रहने दो और V अपॉन एल। यहां तक कोई दिक्कत है बोलो, ये डेरिवेशन यहां तक अपन ने कर लिया और सिर्फ टर्म्स को क्या करा अपन ने, रीअरेंज करा है। ठीक है, अब मैं यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखो वोल्टेज V इक्वल्स टू कितना मिलेगा, V इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन सिग्मा एल अपॉन ए इंटू आई। ये आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, V की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और 1 अपॉन सिग्मा, ठीक है ना, 1 अपॉन सिग्मा को अपन बोलते हैं रजिस्टिविटी। 1 अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू होता है आपके पास में रजिस्टिविटी। ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है रो से। सिग्मा होता है आपके पास में कंडक्टिविटी। तो 1 अपॉन सिग्मा को तो मैं क्या बोल दूंगा, रो एल अपॉन ए इंटू आई, आई अपॉन में आएगा तो V अपॉन आई इक्वल्स टू कितना हो गया, रो एल अपॉन ए, और V अपॉन आई को मैं क्या बोलता हूँ, रेजिस्टेंस बोलता हूँ कि नहीं बोलता। तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, रो एल अपॉन ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या रो एल अपॉन ए को क्या बोलते हैं अपन, R बोल देते हैं। ठीक है, तो V अपॉन आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, और V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, IR लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया आपके पास में ओम्स लॉ का। ठीक है, J इक्वल्स टू सिग्मा ई निकाला अपन ने, सिग्मा सॉरी E की जगह V अपॉन एल रखा, J की जगह I अपॉन ए रख दिया,
क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई की वैल्यू निकाल लिए और इसको अपन ने आगे सोल्व कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो। तो V इक्वल्स टू आई आर को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, जो जनरली काम में आएगा आपके पास में। ठीक है, ऐसे ही आप ओम्स लॉ की निकाल सकते हो वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना, ये है आपके पास में V इक्वल्स टू आई आर, आपके पास में मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, जहां पे आपके पास में आर की सिग्मा की वैल्यू है। अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं यहां से, तो रो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? बोलो। ये डेरिवेशन हो गया ओम्स लॉ का, V इक्वल्स टू अपन ने आई आर निकाल लिया है। पक्का? देखो एक दूसरा मेथड देख लो डेरिवेशन का, सेम। देखो सिंस आई इक्वल्स टू कितना था, एन ई ए वी डी होता है। ठीक है, और वी डी एंड वी डी इक्वल्स टू कितना पढ़ा था अपन ने, ई टी अपॉन एम इंटू ई पढ़ा था। एंड ई इक्वल्स टू कितना था, वी अपॉन एल होता है। तीनों वैल्यूज को पुट करना है आपको। तो ये ई की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, हेंस वी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई टी एम इंटू एल इंटू वी हो गया। और ये जो वी डी की वैल्यू आई, ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। देयरफॉर आई इक्वल्स टू कितना हो गया, एन ई ए ई टी अपॉन एम एल इंटू वी। ठीक है, तो यहां से कितना मिलेगा आपको, आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टी अपॉन एम एल इंटू वी। ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं अपन 1 अपॉन आर बोल सकते हैं। इस पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म को क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन आर। और दूसरे टर्म फॉर्मेट में लिख लो, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, v इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई ए स्क्वायर ए टी इंटू आई। ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, आर बोलते हैं। तो v इक्वल्स टू क्या आ गया, आई आर आ गया। ये है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और एक आपके पास में आ रहा था J इक्वल्स टू सिग्मा ई, है ना, जब अपन डेरिवेशन सोल्व कर रहे थे, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये है आपके पास में वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो दोनों टाइप से मैंने डेरिवेशन को सोल्व कर दिया आपके लिए, वेक्टर फॉर्म वाले मेथड से भी, जे वाले मेथड से भी, और सिंपलेस्ट मेथड से भी मैंने इसको क्या कर दिया है, कंप्लीटली सोल्व कर दिया है। यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? फिर अपन बात करते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। देखो रेजिस्टिविटी के बारे में बात करनी है, तो जो आपका रेजिस्टेंस था R, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। R डायरेक्टली रेजिस्टिविटी, तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। R प्रोपोर्शनल हो गया L के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन ए के। दोनों इक्वेशन से R को क्या मैं लिख सकता हूं, हेंस R को क्या लिखा जा सकता है, L अपॉन ए।
जैसे यहाँ से आप एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगी जिसको बोलते हैं रो, और रो को बोला जाता है रजिस्टिविटी। रो होती है आपके पास में रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी क्या होती है? कोई भी मटेरियल की टेंडेंसी होती है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकती है, ठीक है ना। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकती है, ये क्या आपके पास में टेंडेंसी ऑफ मेटल, टेंडेंसी ऑफ मटेरियल which opposes flow of इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखने की क्या है कि एक फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। जो कि आपके पास में जो लेंथ वगैरह है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स ऑफ कंडक्टर such as length, area of cross section, length and area of cross section, ठीक है। तो ये रजिस्टिविटी है, रो से डिनोट करते हैं। टेंडेंसी होती है मटेरियल की जो करंट के फ्लो का अपोज करती है, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं यहां से, रो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, कट गया ये, क्या मिलेगा ओम इंटू मीटर। ये रजिस्टिविटी की यूनिट होती है जिसको अपन लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर। ये क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई, ठीक है ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, और आया हुआ है इस वाले पॉइंट से। वो बोला है कि लेंथ को अपन डबल कर देंगे तो रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अपन ने बोल दिया कि रजिस्टिविटी भी डबल हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं, ठीक है। अगर मैं इसके डायमेंशन के बारे में बात करूं, रजिस्टिविटी की डायमेंशन के बारे में बात करूं, तो रजिस्टिविटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है M1 L-3, ठीक है, T-3 A-2, ठीक है ना। ये होती है रजिस्टिविटी की डायमेंशन होती है। आप चाहो तो खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हो। और अगर अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एक ही जगह पाई आर स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो सोल्व कर लो इसको। ये आपके पास में आ गया रजिस्टिविटी यूनिट वगैरह सारी चीज आ गई। रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं अपन कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, ठीक है। तो देखो कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल है 1 अपॉन रजिस्टिविटी के, तो सिग्मा 1 अपॉन रो के बराबर होता है, सॉरी प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू होता है, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जस्ट इनवर्स करना आपको। रो इक्वल्स टू कितना था आपके पास में आर ए अपॉन एल था, तो सिग्मा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में एल अपॉन आर ए हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं अपन, कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से आपके पास में सिग्मा का फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होता है आपके पास में
वो होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर। इसको डिनोट करते हैं जी से, तो जी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन आर के बराबर। ठीक है, रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं अपन कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं अपन कंडक्टेंस बोलते हैं। अब अपने को क्या करना है, इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने हैं। पहले एक बार मैं रेजिस्टेंस को डिफाइन कर देता हूं, फिर मैं इनके डायमेंशन कैलकुलेट करूंगा। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस या प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोजेस फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, एक तो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। ठीक है, अब अपने को यहां से क्या करना है, डिराइव करना है, इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, डायमेंशनल फॉर्मूलाज, रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालेंगे। इसकी यूनिट होती है ओम, यूनिट क्या होती है, ओम। मैं बात करूंगा डायमेंशन के बारे में। देखो आर इक्वल्स टू किसके बराबर है, वी अपॉन आई के बराबर है, और हमको पता है कि मैं वी को क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू अपॉन क्यू लिख सकता हूं। तो देखो लिखो आर इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इंटू आई, और हमको पता है आई इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू अपॉन टी। तो क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी लिख सकते हैं। आर इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में, डब्ल्यू अपॉन आई इंटू टी इंटू आई। अब देखो वर्क की डायमेंशन क्या होती है, m1 L2 T माइनस टू अपॉन करंट की डायमेंशन एम्पियर, टाइम की डायमेंशन t और करंट की डायमेंशन एम्पियर। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, m1 L2 T माइनस थ्री इंटू ए माइनस टू। ये डायमेंशन आ गई आपके पास में, r की डायमेंशन आ गई। ऐसे अगर मैं कंडक्टेंस की डायमेंशन निकालूं तो G इक्वल्स टू कितना होता है, 1 अपॉन आर होता है। तो 1 अपॉन m1 L2 T माइनस थ्री ए माइनस टू, बस नेगेटिव वाली जगह पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो G इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, m माइनस वन L माइनस टू T3 एंड A2 हो जाएगा। ठीक है, और जो G होता है इसकी यूनिट को बोलते हैं अपन ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या बोलते हैं इसको मोह। कंडक्टेंस की यूनिट को क्या बोलते हैं अपन, मोह बोलते हैं, मोह, या तो ओम इनवर्स बोलते हैं, मोह का सिंबल होता है ऐसा, है ना। ये सारी बातें हो गई। अब अपने को डायमेंशन निकालनी है रजिस्टिविटी के बारे में। देखो रजिस्टिविटी की डायमेंशन निकाल रहे थे अपन, तो आपके पास में क्या है, रो इक्वल्स टू कितना होता है, आर ए अपॉन एल। अभी अपन ने रजिस्टेंस की डायमेंशन निकाली थी m1 L2 T माइनस थ्री ए माइनस टू इंटू एरिया की कितनी होती है, L2, लेंथ की कितनी हो जाएगी, L, L से L कैंसिल आउट। तो m1 L2 T माइनस थ्री, सॉरी L3 T माइनस थ्री और A माइनस टू, ये डायमेंशन हो गई आपके पास में रो की। और रो की यूनिट क्या होती है आपके पास में, ओम इंटू मीटर। ऐसे जो सिग्मा है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन रो के बराबर होता है। तो सिग्मा की डायमेंशन हो जाएगी m माइनस वन L माइनस थ्री T3 एंड O2, सॉरी A2, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास में, मो इंटू मीटर इनवर्स।
रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में अपन ने बात कर ली है। इससे पहले अपन ने क्या किया था, ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था और ग्राफ प्लॉट किया था आई और वी के बीच में एंड वी और आई के बीच में। जब आप आई और वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको मिलता है 1/r। जब आप वी और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको मिलता है r मिलता है। ठीक है, फिर मैंने ओम्स लॉ के दो फॉर्म के बारे में बात की। एक फॉर्म थी आपके पास में मैक्रोस्कोपिक फॉर्म v इक्वल्स टू आई आर, दूसरी फॉर्म थी आपके पास में j इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये होती है आपके पास में वेक्टर फॉर्म। और इसके ऊपर अपन ने क्या करें, डेरिवेशन करें ओम्स लॉ के डिडक्शन के। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन रेजिस्टेंस के बारे में।